हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। ये टॉपिक रहेगा पशु परिचर की तरफ से। पशु परिचर में आपका टॉपिक है धातु एवं अधातु एवं उसके योग, और एक टॉपिक है प्रकाश एवं प्रकाश की घटनाएं। दोनों टॉपिक हम इसमें देखने वाले हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड भी होगा, और दोनों पार्ट देखने के बाद आपके कम से कम ये दोनों टॉपिक हैं, ये 4 नंबर लेकर जाएंगे। दोनों पार्ट देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा युगल स्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा युगल स्थापन अभिक्रिया? एक होता है एकल स्थापन अभिक्रिया, एक होता है युगल विस्थापन अभिक्रिया। तो निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए NaCl, जिसको हम साधारण नमक ग्लूकोज कह सकते हैं, साधारण नमक कह सकते हैं NaCl। विलयन एक कॉपर धातु का प्रतीक याद रखिए आप Cu। MgCl2 जिसका नाम है मैग्नीशियम डी क्लोराइड। MgCl होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और MgCl2 होता है मैग्नीशियम डी क्लोराइड। तो मैग्नीशियम डी क्लोराइड का विलयन एल्यूमिनियम धातु, एल्यूमिनियम का प्रतीक याद रखिए आप Al। तीसरा है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट। यानी फेरस SO4 यानी सल्फेट। तो फेरस सल्फेट FeSO4 फेरस सल्फेट विलयन सिल्वर धातु का प्रतीक है Ag। अगला है चौथा ऑप्शन है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। Ag का हो गया सिल्वर, NO3 हो गया नाइट्रेट। तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का विलयन कॉपर धातु का प्रतीक है Cu। तो बताइए निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांस हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का विलयन कॉपर धातु। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा AgNO3 विलयन कॉपर धातु युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। ये यौगिक जल में विलेय है। ये कौन सा धातु हो सकता है? तो बताइए कौन सा धातु हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। तो कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। ये क्या तत्व हो सकता है? यह जल में विलेय भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय यानी जस्ता के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है? नहीं, ये नहीं होगा। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ऐसी बात नहीं है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यही है इसका आंसर। और टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, ये नहीं होगा। तो टिन का लेप क्यों लगाते हैं खाद्य पदार्थों पर? जिंक जस्ता का क्यों नहीं लगाते? क्योंकि जस्ता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, और अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इस पर वो जंग लग सकता है ना। ये जंग लग सकता है। वातावरण से पदार्थ जो ऑक्सीजन है, वायु है, उसके साथ ये अभिक्रिया कर सकता है,
और जिसके कारण जंग लग सकता है। और टिन में क्या होता है, टिन कम अभिक्रियाशील होती है, जबकि इसने दे रहा है कि टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। नहीं, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टिन कम अभिक्रियाशील है और जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक की अपेक्षा टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। निम्न में से कौन सा उप धातु है, निम्न में से कौन सा उप धातु कौन सा है? पहला है Zn यानी जिंक, दूसरा है Ca यानी कैल्शियम, तीसरा है Ge यानी जर्मेनियम और चौथा है C यानी कार्बन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? क्या जिंक उप धातु है? नहीं, जिंक उप धातु नहीं है, जिंक तो धातु है। कैल्शियम, कैल्शियम Ca कैल्शियम उप धातु है क्या? नहीं, कैल्शियम उप धातु नहीं है। Ge यानी जर्मेनियम, जर्मेनियम उप धातु है क्या? हाँ। और कार्बन, कार्बन उप धातु नहीं है, कार्बन तो अधातु है। तो इसका आंसर Ge ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यही वापिस आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उप धातु है? तो फिर से आ गया G यानी जर्मेनियम। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अधातु है? तो हम पढ़ ही चुके हैं, कार्बन अधातु है, ये हम पिछले क्वेश्चन में देख ही चुके हैं। बाकी सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम ये अधातु नहीं है, ये धातु भी नहीं है, ये अधातु भी नहीं है, ये धातु भी नहीं है। तो क्या है? सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम फिर क्या है? न तो सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम न तो अधातु हैं न ही धातु हैं। तो इसका ऑप्शन ए कार्बन हो जाएगा। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है चांदी यानी AgOg। लेकिन चांदी की तार नहीं बनाए जाते, अगर चांदी की तार बनाए जाने लगे तो चांदी ही चोरी हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा Ag। इसके बाद कॉपर होगा Cu। निम्न में से कौन उप धातु है? निम्न में से कौन उप धातु है? एक बात याद रखिए, ऑक्सीजन, एक बार क्वेश्चन आया था कि ऑक्सीजन के साथ कौन से धातु, ऑक्सीजन के साथ कौन से धातु अभिक्रिया नहीं करते हैं? तो उसका आंसर होगा सोना और चांदी। गोल्ड और सिल्वर है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। निम्न में से कौन सी उप धातु है? तो उप धातु कौन सी है? Fe यानी फेरस, Cu यानी कॉपर, Ni यानी निकेल और Sb, बताइए Sb क्या होगा? तो Fe फेरस, Cu कॉपर, Ni निकेल। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 उप धातु है, बाकी धातु है। निकेल धातु है, कॉपर धातु है, फेरस धातु है। अगला देखिए पीतल है। तो पीतल आप सबको पता है, धातु, अधातु, मिश्र धातु, उप धातु। तो पीतल क्या है? तो पीतल मिश्र धातु है। पीतल किससे बनता है? पीतल किस किस का मिश्रण है? तो पीतल तांबा का और जिंक का, तांबा का और जिंक का मिश्रण है। पीतल तांबा का मिश्रण और जिंक का मिश्रण। तांबा को कहते हैं कॉपर, तो मैं लिख दूं कॉपर और जिंक का मिश्रण है। पीतल कॉपर जिंक का मिश्रण है। और लेड है वो टिन और शीशा का मिश्रण। आगे देखिए, कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक का मतलब है ऋणात्मक।
ऋणात्मकता दर्शाता है, जो तत्व ऋणात्मकता दर्शाते हैं वो आयनिक यौगिक होते हैं। निम्न में से कौन सा ऋणात्मक तत्व दर्शाते, तो आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर 3, ये आयनिक यौगिक है क्योंकि इसमें ये आयनिक यौगिक दर्शाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता, हम देख ही चुके हैं। चांदी और सोना है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, तो इसका हमें चांदी दिया हुआ नहीं है, सिर्फ गोल्ड दिया हुआ है, तो गोल्ड कर देंगे। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? प्रश्न ध्यान से पढ़िए, आपसे अधातु पूछा है और इसमें अधातु, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो मरकरी, मरकरी को पारा भी कहते हैं। तो एक तो पारा और एक होता है ब्रोमीन। पारा है वो धातु होता है, जबकि ब्रोमीन है वो अधातु होता है। तो इसका सही पारा है वो उपधातु होता है। मरकरी, एक मरकरी होता है, एक ब्रोमीन होता है। आपसे अधातु पूछा है, तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्न में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? तो देखिए चांदी तो देखिए अभिक्रिया करता ही नहीं है, सोना और चांदी तो अभिक्रिया करता ही नहीं है। Hg का मतलब होता है मरकरी। Hg किसका प्रतीक है? Hg मरकरी का प्रतीक है, ये भी नहीं होगा। Au सोना होता है, Au सोना का प्रतीक है, तो सोना भी इसमें सोना नहीं होगा। सोना और चांदी तो अभिक्रिया करते ही नहीं है, तो Ag और Au ऐसे ही हट गए। अब बच्चे दो Cu और Hg, तो Hg यानी पारा, पारा भी अभिक्रिया नहीं करता है। पारा, क्योंकि आपको पता है थर्मामीटर है, स्पेगेनोमीटर है, इसमें पारा का यूज किया जाता है। अगर ये अभिक्रिया करने लगे तो इसमें हो सकता है जंग लग जाए, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा फिर ऑप्शन ए की बचा Cu, यानी तांबा है वो अभिक्रियाशील होता है। तांबा है वो वायु के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो देखिए पारा, सोना, चांदी ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला देख, निम्न में से कौन अधातु है? तो एल्यूमिनियम अधातु है। बाकी फेरस धातु है, C यानी कार्बन धातु है, Au यानी सोना धातु है, Ag तांबा धातु है, मरकरी है जो पारा है वो भी धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, लेकिन C कार्बन है ये अधातु है। कार्बन है अधातु है। और कार्बन है वो चतुष्कोणीय, षटकोणीय होता है, षटकोणीय श्रृंखला का बना होता है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? Al यानी एल्यूमिनियम, Na यानी सोडियम, Cu यानी तांबा और Fe यानी फेरस यानी लोहा यानी आयरन। तो निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो इसमें गलनांक सबसे कम होता है सोडियम का। सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। आपसे पूछा है एल्यूमिनियम, सोडियम, कॉपर और फेरस में सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो सोडियम का गलनांक Na, सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन, धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुएं हमेशा धनात्मक होती है, विद्युत धनात्मक होती है, धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं और अधातु विद्युत ऋणात्मक होती हैं।
तो धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक। अगला, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर। ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी कच्चा चूना। तो सही आंसर होगा जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में, विद्युत अपघटनी परिष्करण में, ये परिष्करण का एक प्रकार है अपघटन। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे एनोड कहते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु का परिष्करण किया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु का परिष्करण किया जाता है, इसे कहते हैं एनोड। आगे देखिए, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग किस रंग की होती है? पीली होती है, नीली होती है, चमकीली, उज्ज्वली होती है। यानी उज्ज्वल रंग की होती है, चमकीली और उज्ज्वल रंग की, या लाल होती है। तो इसका सही आंसर होगा चमकीली उज्ज्वल रंग की होती है, यानी सफेद सफेद सी होती है। तो जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता तो उत्पन्न आग की लौ होती है चमकीली उज्ज्वली। अगला देखिए, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे की, फेरस की परमाणु संख्या 26 होती है। याद रखिए, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 20 होती है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 19 होती है। अगला देखिए, रॉयल जल एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा हो सकता जाए। रॉयल जल एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? कहने का मतलब है ये रॉयल जल एक्वा रेजिया है, इसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो 3:1 होता है। यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है 3, सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है 1 अनुपात में। तो 3:1 अनुपात में होता है। अगला देखिए, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया, यानी एल्यूमिनियम है, इस पर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ा दी जाती है, इसे कहते हैं एथोडीकरण। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। एफ यानी फ्लोरीन, Fe का फेरस, एफ का मतलब फ्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फेरस या फ्लोरीन? ये 2 ऑप्शन याद रखिए आप जरूर, क्योंकि फ्लोरीन के साथ फेरस भी आ जाएगा, चांदी भी मिला हुआ दे सकते हैं, पारा, यही ऑप्शन आएंगे, कार्बन वगैरह। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन।
क्रायोलाइट किस धातु का आयस्क है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट किस धातु का आयस्क है? तो क्रायोलाइट किस धातु का आयस्क है? एल्यूमिनियम का। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, यौगिक नहीं, ये यौगिक है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यानी ट्रांसफर से, ट्रांसफॉर्मेशन से, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजी, सहज संयोजी, कार्बनिक, कोई नहीं। अब आप दो में ही कंफ्यूज होंगे, सिर्फ ऑप्शन ऐसे ही देता है इस तरह के क्वेश्चनों में, दो ऑप्शन ऐसे देते जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, सहज संयोजी और विद्युत संयोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजी। कैसे याद रखें? इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत और स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं संयोजी, तो विद्युत संयोजी। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी सीजियम, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए कौन सी सबसे भारी धातु है? ऑप्शन डी में हम दे देते हैं एल्यूमिनियम। अब बताइए लिथियम, यूनियम नहीं यूरेनियम, यहाँ पे करेगा यूरेनियम, लिथियम, यूरेनियम, सीजियम या एल्यूमिनियम, कौन सी सबसे भारी धातु है? सीजियम या यूरेनियम। तो कौन सी सबसे भारी धातु है? यूरेनियम इसमें से सबसे भारी धातु है। सीजियम से भी, लिथियम से भी इनसे भारी धातु है यूरेनियम। आगे देखिए सिलिकॉन है एक, तो सिलिकॉन क्या? एक अधातु है। सिलिकॉन क्या है? अधातु है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है, काला, पीला, हरा, सफेद। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है, श्वेत होता है। गंधक की परमाणु संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है ये। गंधक की परमाणु संख्या है 16। गंधक की परमाणु संख्या है 16, जबकि लोहा की पूछी थी आपसे 26। आगे देखिए अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, सारी होते हैं या उदासीन होते हैं या कोई नहीं। तो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। धातु के क्षारीय होते हैं, धातु के क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, तो धनात्मक आयन तो कौन बनाते हैं? धातु बनाते हैं। ऋणात्मक आयन अधातु बनाते हैं। आगे देखिए स्टेनलेस स्टील में लोहा एक कार्बन के अलावा अन्य तत्व कौन से होते हैं? यानी स्टेनलेस स्टील में लोहा होता है और कार्बन होता है। याद रखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा नहीं होता? उसमें ऑप्शन था लोहा, कार्बन, निकेल, स्टील। तो स्टील नहीं होता, स्टेनलेस स्टील में स्टील नहीं होता है। यही पूछा गया था कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन था लोहा, कार्बन, निकेल, स्टील। तो सही आंसर हो जाएगा स्टील नहीं होता। अब इसमें यह प्रश्न देखिए, स्टेनलेस स्टील में लोहा, कार्बन के अलावा क्या होता है? निकेल होता है, क्रोमियम में होता है। एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की बुक, जिसमें क्लास 10, जिसमें चैप्टर नंबर 3 धातु अधातु, उसमें दो तत्व दे रखे हैं, एक सीजियम है, एक और धातु है जो मुझे याद, एक और है, याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो भी है सीजियम। ये क्या द्रवावस्था में होता है। तो एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, वैसे ये धातु नहीं है।
तो सीजियम क्या है, ये हथेली पर पिघलने लगती है। सोडियम नहीं, सोडियम नहीं, लिथियम नहीं, लिथियम नहीं, सोडियम, लिथियम, सीजियम, सीजियम हथेली पर पिघलने लगती है। मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को येसद लेपन कहते हैं। इसको ही गैल्वेनाइजीकरण भी कहते हैं। येसद लेपन को ही गैल्वेनाइजीकरण कहते हैं, याद रखिए। इसी को ही जस्तीकरण कहते हैं। 3 नाम है, देखिए। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, ताकि वो जंग से बच सके। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को जस्तीकरण कहते हैं। इसी को ही येसद लेपन कहते हैं और इसी को ही गैल्वेनाइजीकरण कहते हैं। अब प्रश्न है हमारा, मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? तो अमलगम कहते हैं। निम्न में से उपधातु है, तो कार्बन धातु है, सल्फर धातु है, पारा धातु है। कार्बन, सल्फर, पारा, ये आपकी 10 बुक आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 उसमें दे रखा है कौन सी धातु है, कौन सी उपधातु है। तो उसमें धातु के अंतर्गत कार्बन भी दिया हुआ है, सल्फर भी दिया हुआ है, पारा भी दिया हुआ है। लेकिन सिलिकॉन है वो उपधातु है। पीछे भी देख चुके हैं ये क्वेश्चन कि कौन सी उपधातु है, सिलिकॉन है, उपधातु है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, MgO यौगिक में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर रहा है। MgO का मतलब होता है, Mg का मतलब है मैग्नीशियम, O का यानी ऑक्साइड। तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात ये कर रहा है। MgO यौगिक में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? और आयन का मतलब ऋणात्मक होता है। आयन का मतलब ऋणात्मक होता है, यानी माइनस तो आएगा ही। 2 नंबर पर प्लस के बाद जो आता है उसमें माइनस तो आएगा ही। तो Mg2 प्लस और O2 माइनस, क्योंकि आयन की बात करा तो माइनस तो क्या आएगा ही। तो Mg2 यानी Mg2 का मतलब है मैग्नीशियम आयन। Mg2 यानी मैग्नीशियम आयन, ये धनात्मक है। लेकिन O2 है वो तो ऋणात्मक है। तो मैग्नीशियम Mg2 प्लस O2 माइनस, ये आयन उपस्थित होते हैं। Mg यौगिक में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? यानी MgO किससे मिलकर बना होता है? तो MgO बना होता है, देखिए, Mg2 प्लस O2 माइनस बराबर MgO बनता है। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? पानी से नहीं, चाकू से काटा जा सकता है। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? सीसा, तांबा, टंगस्टन, जस्ता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? सीसा, तांबा, टंगस्टन, जस्ता। तो सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है? टंगस्टन का होता है। और टंगस्टन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है राजस्थान में, बताइए? नागौर। तो टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। आगे देखिए, निम्न में से किस धातु का उपयोग बिजली की तारों में किया जाता है? तो बिजली की तारों में आपको पता है तांबा ही करते हैं, ये तो सबको ही पता है।
एल्यूमिनियम का प्रयोग बिजली के तारों में नहीं किया जाता, तांबा का नहीं, तांबा का किया जाता, सोडियम जस्ता इनका नहीं किया जाता। एक उत्तल लेंस की अक्षमता एक डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की अक्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? +100 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की अक्षमता एक डायोप्टर है, डायोप्टर नहीं डायोप्टर, डायोप्टर डायोप्टर है, उस लेंस की फोकस दूरी है +100 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह से समान मोटाई का, सभी जगह से समान मोटाई का तो समतल होता है। बेस की अपेक्षा किनारों पर मोटा, तो बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ये तो अवतल होता है। यानी बीच में कम मोटा, बीच में कम मोटा और किनारों पर ज्यादा मोटा, ये तो अवतल होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच में मोटा होता है शीशा और किनारों पर पतला होता है, इसे कहते हैं उत्तल। और उत्तल लेंस है वो किस में होता है? दूरदृष्टि दोष में होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष में और अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस। अच्छा क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर होता है, आपने सोलर कुकर देखा होगा, जिसमें सूर्य के प्रकाश में भोजन पकाया जाता है, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, सिंपल सी बात है, पानी में डूबे हुए उत्तल लेंस की दूरी है वो हवा की अपेक्षा कम ही होती है। आगे देखिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे? यानी कहने का मतलब है, बुक है आपके पास, बुक में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, शब्दकोश लिखे हुए छोटे छोटे अक्षरों में, तो उसको पढ़ने के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करना चाहेंगे? यानी मतलब किस लेंस की सहायता से आप उन छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ पाएंगे? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेमी का फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेमी का फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आगे देखिए, दंत विशेषज्ञ यानी जो डॉक्टर हैं, तो दांत देखते हैं, तो दांत को बड़ा देखने के लिए वो कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग वो करते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। यानी उत्तल लेंस है वो प्रकाश को एक ही केंद्र में इकट्ठा कर देता है और अवतल लेंस है वो प्रकाश को फैला देता है। इसीलिए हमें जो शीशा होता है, देखिए गाड़ी की हेडलाइट होती है, गाड़ी की हेडलाइट अवतल लेंस की होती है। गाड़ी की हेडलाइट अवतल लेंस की होती है, जबकि जो गाड़ी का जो मिरर है, बस मिरर है,
यानी कहते हैं ना, गाड़ी का पस दृश्य देखने के लिए, गाड़ी में पस दृश्य देखने के लिए किस, वाहनों में पस दृश्य देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, किस दर्पण, वो उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण होता है, लेंस याद आ रहा है, उत्तल दर्पण होता है जिसमें प्रकाश एक जगह केंद्रित हो जाता है, यानी हम जिसे देखना चाहते हैं वो ही दिखता है सबसे पहले। गाड़ी आती है, गाड़ी दिखती है, गाड़ी के आसपास क्या दिख रहा है वो हम देखने के बजाय वो गाड़ी ज़्यादा दिखती है। तो आप समझ गए अपसारी और अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। प्रश्न मैं फिर से आराम से पढ़ता हूं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। अवतल दर्पण द्वारा कहने का मतलब है कि एक अवतल दर्पण रख दिया है और उस अवतल दर्पण पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब ले लिया गया है। मान लीजिए अवतल दर्पण के सामने पिंकी खड़ी है, अवतल दर्पण के सामने पिंकी खड़ी है और पिंकी का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर लिया गया अवतल दर्पण की सहायता से। दूसरा लाइन इसमें क्या लिखता है, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे। एक तो देखिए पिंकी की दर्पण तक दूरी कितनी है, पिंकी की दर्पण तक दूरी कितनी है उसका भी मापन करेंगे। दूसरा उस दर्पण से बिंब की दूरी कितनी है वो भी ज्ञात करेंगे। तो कहने का मतलब है कि दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की क्या क्या जरूरत है। तो वो दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को भी मापेगा और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को मापेगा, यानी ए बी दोनों को ही मापेगा। निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा +16 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल है वो हमेशा इसकी दूरी है वो धनात्मक होती है ना। उत्तल को धनात्मक, उत्तल धनात्मक, अवतल ऋणात्मक, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो +16 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए -16 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, लेकिन -16 सेंटीमीटर ये तो अवतल होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसके निम्न से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो यह +16 सेंटीमीटर। टॉर्च में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं। हेडलाइट और टॉर्च हम बता ही चुका हूं। हेडलाइट में अवतल होता है और पथ दृश्य देखने वाले दर्पण में यानी उस शीशे में उत्तल होता है। तो टॉर्च में कौन सा होता है, टॉर्च में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च में अवतल दर्पण होता है। वाहन के पीछे ये देख ही चुके उत्तल दर्पण। लेंस में कितने फोकस होते हैं, लेंस में 2 फोकस होते हैं। लेंस में 2 फोकस होते हैं, F1 और F2। आगे देखिए इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। तो इसमें आप देख सकते हैं दर्पण का सूत्र कौन सा है। नंबर 1, इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये दर्पण का सूत्र है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस हम देख ही चुके हैं पीछे, याद रखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। तो अभिसारी लेंस है उत्तल लेंस। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है या तो समतल या उत्तल। प्रश्न कहना क्या जाता है मैं बताता हूं आपको। दर्पण के सामने कोई मान लीजिए व्यक्ति खड़ा है
उसका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, तो वो दर्पण किस प्रकार का हो सकता है? तो ऑप्शन डी, या तो वो समतल होगा या वो उत्तल होगा, दोनों ही। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। और एक और बात बता दूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और इसका आंसर ऑप्शन डी माना गया था। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, यानी कह सकते हैं एक प्रकार से वायुमंडल में होती है। प्रकाश की सबसे अधिक चाल ध्वनि की पूछे तो वो अलग है, लेकिन ध्वनि टॉपिक ही नहीं है, ध्वनि टॉपिक नहीं है पशु परीक्षण में। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक समान आकार का बने? अब आपको पता है अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब है वो समान आकार का नहीं बनता है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो वक्रता केंद्र पर, यानी वक्रता केंद्र पर यानी सी पर, यानी केंद्र यानी सेंटर पर, वक्रता सेंटर पर रखा जाए वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक समान बनेगा। आगे देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, और आपको पता है प्लस है वो उत्तल में आता है, प्लस उत्तल में आता है और माइनस अवतल में आता है। तो एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो ये गोलीय दर्पण कैसा है? उत्तल, अवतल, समतल? तो उत्तल होगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देंगे। अब देखिए प्रकाश टॉपिक है, ये प्रकाश टॉपिक ही चल रहा है ना। हाँ, तो देखिए तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन, यानी जब भी आपको वस्तु काल्पनिक प्रतीत होगी, जब भी आपको कोई वस्तु आभासी प्रतीत होगी, तो वो उसमें आएगा हमेशा अपवर्तन लगा देना आप बंद करके। तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। कम गहरा है नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो अपवर्तन। अब फिर से धातु है धातु के क्वेश्चन आ गए हैं, तो धातु है धातु में अंतर समझ लेते हैं। धातु है धातु टॉपिक पढ़ रहे हैं। धातु में मरकरी के अतिरिक्त सभी कक्ष ताप पर ठोस रूप में होते हैं, यानी मरकरी भी धातु है। मैं पीछे भी बता चुका हूं मरकरी धातु है, लेकिन ये अपवाद है ना। ये अपवाद है कि मरकरी को धातु बताया जा रहा है, ये अपवाद है। सभी कक्ष पर ठोस रूप में होते हैं, तो मरकरी है वो क्या होती है? द्रवावस्था में होती है। अधातुएं, तो अधातुएं 3 अवस्थाओं में, यानी ब्रोमीन व्यापक होती है, 3 अवस्थाओं में व्यापक होती है। ब्रोमीन तरल अधातु है। वैसे ब्रोमीन भी अधातु नहीं है, लेकिन अपवाद के रूप में ये अधातु है और ये तरल अधातु है। धातुएं तन्य और आघातवर्धनीय होते हैं, अधातुएं तन्य और आघातवर्धनीय नहीं होती। तन्य का मतलब है कि जो धातुएं फैल सकती हैं, आघातवर्धनीय का मतलब है जो धातु चोट सहन कर सकती है। जैसे लोहा है वो चोट सहन कर सकता है, चांदी चोट सहन कर सकता है, सोना चोट सहन कर सकता है। और तन्यता होती है, जैसे चांदी सोना है ये तन्यता होती है, सबसे ज्यादा तन्यता सोने में होती है। अधातुएं तन्य और आघातवर्तनीय नहीं होती हैं, जैसे चोट मारेंगे वो टूट जाएंगी। अगला देखिए अगला देखिए धातु है वो ध्वनिक और चमक प्रदर्शन करने वाले होते हैं, यानी उसमें धातु में
चमक होती है, ध्वनि होती है, जबकि ए धातु में ध्वनि नहीं होती, ए धातु में चमक नहीं होती। धातु धातु उच्च घनत्व वाले होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। ये अपवाद के रूप में है। धातु का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है, यानी धातु का घनत्व उच्च होता है, जबकि धातु का घनत्व निम्न होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद रखिएगा। धातु क्षारीय होती है और धातु अम्लीय होती है। धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है, धातु अम्लीय होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर हाइड्रोजन गैस निर्मित करती है। धातुएं तनु अम्ल से, तनु का मतलब यहाँ पे पतला हो सकता है, अम्ल से, तनु अम्ल यानी द्रव्य वाले अम्ल, धातुएं यानी जो पतला अम्ल होता है, धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। धातु ऑक्साइड आयनिक होती हैं, यानी ऋणात्मक होते हैं, एक प्रकार से आयनिक होती हैं। धातु ऑक्साइड सहसंयोजी होती है। धातुएं धनात्मक होती हैं, धातुएं ऋणात्मक होती हैं, लेकिन धातु ऑक्साइड आयनिक होती हैं, यानी ऑक्सीजन का माइनस में चला जाता है फिर। और धातु ऑक्साइड सहसंयोजी होती है, इसमें बंध बनते हैं, माइनस नहीं होते, बंध बनते हैं यानी प्लस में होते हैं, और इसमें आयनिक माइनस में होते हैं। ये धातुएं वैसे धनात्मक होती हैं, क्योंकि हमने देखा था पहले प्लस आया था, उसके बाद माइनस आया था, देखा था ना। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धातुएं सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है, क्योंकि धातुएं सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है। हमने पीछे ही देखा था, देखो ये कितना काम आ रहा पढ़ा हुआ। धातुएं ऑक्साइड सहसंयोजी होती हैं, सहसंयोजक बनाती हैं, तो धातुएं सहसंयोजक क्लोराइड बनाती हैं क्योंकि वे क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ये नहीं होगा। वे क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन साझा कर सकते हैं, ये ठीक है। वे क्लोरीन परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर क्लोराइड आयन बना सकते हैं, ये नहीं होगा। वे क्लोरीन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन को साझा नहीं करते। अरे साझा तो करते हैं भाई, साझा तो करते हैं। धातुएं हैं वो साझा तो करेंगे ही। तो धातुएं सहसंयोजक क्लोराइड बनाती हैं क्योंकि वे क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन साझा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? पहला है KCl, दूसरा है HCl। HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। KCl यानी कैल्शियम क्लोराइड अम्ल। तीसरा है CCl4 और चौथा है NaCl, यानी ये नमक की बात की जा रही है, सामान्य नमक। तो इनमें से आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक नहीं है, जो HCl और CCl4 ये आयनिक यौगिक नहीं है। HCl और CCl4 ये आयनिक यौगिक
नहीं है। अब ये आयनिक यौगिक क्या होते हैं, क्यों ये नहीं है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो HCl और CCl4 आयनिक यौगिक नहीं है। CCl4 का बताता हूँ पूरा नाम क्या है। CCl4 इसका पूरा नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब देखिए स्पष्टीकरण देखिए इसमें, क्योंकि HCl और CCl4 सहज संयोजक यौगिक हैं, वे आयनिक नहीं हो सकते हैं। ये सहज संयोजक यौगिक हैं, ये आयनिक नहीं हो सकते हैं। ये अधातु में आते हैं, क्योंकि सहज संयोजक यौगिक तो अधातु ही बनाते हैं। गैर आयनिक यौगिकों में सहज संयोजक बंधन होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 सहज संयोजन बंधन बनाते हैं। क्योंकि दोनों क्यों बनाते हैं, क्योंकि दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी साझा करते हैं। तो परमाणु इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी साझा करते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी साझा करते हैं तभी सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की परमाणु इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी साझा करते हैं चूंकि इनमें धनात्मक और ऋणात्मक आयन होते हैं, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो CCl4 HCl इनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आयन नहीं होते। देखिए KCl और NaCl, KCl और NaCl में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आयन होते हैं, ये भी याद रखिएगा। हाई लेवल का ये क्वेश्चन है थोड़ा आगे देखिए। एक मिश्र धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाती है। कोई मिश्र धातु है वो HCl के साथ अभिक्रिया करके गैस बना रही है, जो जलती हुई खपची को फट देती है, यानी जलती हुई जो खपची है उसको फाड़ देती है। अवशेष तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके नीला घोल बनाता है। निम्न में से कौन सा धातु युग्म मिश्र धातुओं में मौजूद है? तो तांबा और मैग्नीशियम। जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ संयोजित होता है, यानी जिंक है यानी तांबा, जब तांबा यानी संयोजन कराते हैं यानी प्लस यानी इसमें ऐड करते हैं, जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ संयोजित होता है, जब जिंक का मिश्रण कराया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यानी मिलाया जाता है, ये सीधा समझिए मिलाया जाता है जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ संयोजन कराया जाता है तब कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। जब देखिए जब Zn प्लस HCl होता है तब हाइड्रोजन गैस बनती है, H2O गैस बनती है, जिससे जलती हुई पट्टी फट जाती है जब कॉपर अवशेष तनु नाइट्रिक एसिड के साथ संयोजित होता है। जब जिंक को नाइट्रिक एसिड के साथ संयोजन कराया जाता है तब नीला घोल बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है
कि नाइट्रिक एसिड का कॉपर के साथ संयोजन कराने पर, ऐसे पूछ लो, कॉपर का नाइट्रिक एसिड के साथ संयोजन कराने पर क्या बनता है? नीला घोल बनता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 क्वेश्चन बन गए हैं यहाँ से। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक अम्लीय ऑक्साइड है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड है। निम्न में से चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से आप क्या काट सकते हैं? चाकू से आप सोडियम पोटेशियम काट सकते हैं। सोडियम पोटेशियम चाकू से काटा जा सकता है, ब्रोमीन नहीं काटा जा सकता। सोडियम पोटेशियम चाकू से काट सकते हैं। धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है, तो धातु ऑक्साइड की क्षारीय होती है। वे धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो सिल्वर गोल्ड हम देख चुके हैं। बोरेक्स सुहागा कौन सी धातु का यौगिक है? तो बोरेक्स है, ये सोडियम का यौगिक है। क्विकलाइम भी कहते हैं। क्विकलाइम किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया बहुत तेज करती है। ये कैल्शियम है, इसके अलावा पोटेशियम है, यह भी अभिक्रिया बहुत तेज करते हैं, बहुत ही अभिक्रियाशील होती हैं। इसके अलावा तांबा है, इसके अलावा लोहा है, यह भी बहुत अभिक्रियाशील होती हैं। लेकिन सोना चांदी अभिक्रियाशील नहीं होती, इसी कारण सोना चांदी पर जंक नहीं लगता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम कहते हैं। कार्बन में संयोजी ऊतकों की संख्या कितनी होती है? कार्बन में संयोजी ऊतकों की संख्या 4 होती है। कार्बन में संयोजी ऊतकों की संख्या 4 होती है। सबसे भारी धातु ओस्मियम, लिथियम, यूरेनियम। तो देखिए उसमें पिछले हमने देखा था, उसमें ओस्मियम ऑप्शन में नहीं था। ओस्मियम ऑप्शन में नहीं था, इसलिए उसका उत्तर यूरेनियम गया। लेकिन इसमें ओस्मियम आ गया, यानी यूरेनियम से भी भारी धातु ओस्मियम है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 3400 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु क्या है? 3400 डिग्री सेल्सियस। धातुओं के परमाणु क्रमांक से देखिए, धातु में कितने कितने परमाणु होते हैं। तो पहला दिया हुआ है जिंक। तो जिंक सही बताना है, धातु के परमाणु क्रमांक से संबंधित सही कथन बताना है। जिंक में 28 नहीं होते, जिंक में 30 होते हैं। कॉपर में 30 नहीं होते, कॉपर में 29 होते हैं। मैग्नीज में 26 नहीं होते, मैग्नीज में 25 होते हैं। थोरियम में 90 परमाणु क्रमांक होते हैं। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि निम्न में से किस में परमाणु की क्रमांक है, परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा है? तो उत्तर होता थोरियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, तो होता थोरियम। तो जिंक में 30 परमाणु क्रमांक होते हैं, कॉपर में 29 होते हैं, मैग्नीज में 25 होते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज इतना ही देखेंगे। गोल्ड धातु का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो गोल्ड धातु का आपेक्षिक घनत्व 19.3 होता है। सबसे हल्की धातु प्रबल अपचायी कौन सी है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। और प्रबल अपचायक, आपसे पूछे सबसे प्रबल अपचायक धातु कौन सी होती है? तो लिथियम होती है। तो आज हम इतना ही देखेंगे, समय बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।